Hello everyone. Today our topic is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conferences. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के ऐसे क्या कारण बने कि तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थे और इनकी क्या कहानी थी। तो अभी हम इस लेक्चर में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट मतलब जो प्री फेज है वो करेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी आईएनसी की 1927 के सेशन की जो कि मद्रास में हुआ था और प्रेसिडेंट थे एमए अंसारी। वहाँ पर हमने बात की थी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। सो दैट रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द प्रीवियस सेशन ऑफ 1927 हेल्ड एट मद्रास प्रिसाइडेड ओवर बाय एमए अंसारी। अब अगला सेशन जो आया वो था कैलकाटा सेशन आईएनसी का 1928 का, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू जी। और हमने बात की थी इस बारे में कि नेहरू के कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पर बहस छिड़ी क्योंकि मेनली वहाँ पर जो बात लिखी थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी। तो हमारे काफ़ी लोग जो थे आईएनसी के वो ये कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस की बात तो अब होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अब हमने इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं अब हम कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगना चाहिए। अब अगर हमें चाहिए तो चाहिए सिर्फ पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पर एक तरीके से एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था क्योंकि आईएनसी के सीनियर लोग थे, सीनियर मेंबर्स थे, लीडर्स थे जो कि कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस के ही हक में थे। तो जब दिसंबर 1928 का सेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे जो डिसअपॉइंटेड या डिसैटिस्फैक्शन शो कर रहे थे वो मेनली 3 लोग थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है जवाहरलाल नेहरू का, उनके खुद के बेटे का, सुभाष चंद्र बोस का, और एक और नया नाम है जो फिलहाल यहाँ पर हिस्ट्री की बुक में सत्यमूर्ति। सो इन तीनों लोगों ने डिसैटिस्फैक्शन दिखाया विद द डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ कांग्रेस और इन्होंने कहा कि जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए तो स्वराज की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने रिक्वेस्ट किया और इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्विंसिंग की। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्राउंड लेवल पर इतना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे कि जो यूथ था, जो स्टूडेंट्स थे और जो जवान वर्ग था उस समय का यूथ जो था, जो इमर्जिंग यूथ पार्टीज थी, लीडर्स थे, वो सभी जो थे वो इन यूथ लीडर्स के साथ, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, इनके साथ खड़े हो रहे थे। इसीलिए इनको कन्विंस करना भारत के युवाओं को कन्विंस करने बराबर था। तो गांधी और मोतीलाल नेहरू ने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और इन्हें कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सालों से फाइनली सरकार डोमिनियन स्टेटस की बात हमसे करने के लिए राजी हुई है। तो अगर हम सीधा अब डोमिनियन स्टेटस से हट के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे तो शायद हमें कुछ भी ना मिले। साथ ही में इन्होंने ये कहा कि हम एक ग्रेस पीरियड मांगेंगे 2 साल का, कि अगर तुमने 2 साल में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और बाकी युवा वर्ग ने इस चीज़ के साथ सहमति नहीं दिखाई। तो फाइनली इस चीज़ को 1 साल के ग्रेस पीरियड के लिए कन्विंस किया गया। उन्होंने फाइनली कहा कि ठीक है, हम 1 साल का ग्रेस पीरियड मांगेंगे ब्रिटिश सरकार से। अगर 1 साल में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो हम ना केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे पर हम साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर ये बात थी कैलकाटा सेशन 1928 की, कैलकाटा सेशन ऑफ 1928 और प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ पर फर्दर जो बात होने लगी, अब गांधी जी ने कहा कि अब हम वापस से कंस्ट्रक्टिव फेज जो है, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है उसे हम शुरू करेंगे। तो कम्प्लीटली उन्होंने जो 1929 का जो साल था
उन्होंने फिर से देश का दौरा करना शुरू किया और कंस्ट्रक्टिव रूप पे ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्टिव वर्क जो था वो करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, जिसमें मेन लीडर जो सामने आए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्हीं की तरह आप और कंस्ट्रक्टिव वर्क और कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करें और साथ में यूथ को प्रिपेयर करें आने वाले पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। तो इसी के लिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी CWC, इसने एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या था कि इस कमेटी को फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट करना था और साथ में ही ये पब्लिकली फॉरेन क्लॉथ को बर्न करने वाले थे। ठीक है। अब इसी बीच में 1929, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, मार्च 1929 में गांधी जी कैलकाटा में कैंपेनिंग कर रहे थे और यहां पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। कहाँ कैंपेन कर रहे थे? कैलकाटा में। ईयर कौन सा? 1929 मार्च में। और इससे लोगों को इतना गुस्सा आया कि उनके जो नेशनल हीरो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया कि जो अब ये फॉरेन बॉयकॉट क्लॉथ कमेटी का जो काम था उसके तहत लोगों ने और ज़्यादा पब्लिकली एजिटेशंस करना शुरू कर दिए और फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट और बर्न करना शुरू कर दिया और भी ज़्यादा मैसिवली ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरीके से साथ में और कॉन्स्पिरेसीज भी होने लगी, जिसमें मेन कॉन्स्पिरेसी मैंने पहले भी बात की थी 1929 की, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था, वो मार्च में हुआ। उस केस की वजह से भी लोग और ज़्यादा सामने आने लगे। इस केस ये एक कम्युनिस्ट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हुई हैं। ठीक है। साथ में हमने बात की थी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर एक हार्मलेस बॉम्ब फेंका था और साथ में वो जेल गए थे ताकि वो ट्रायल कोर्ट रूम्स को लोगों को अवेयर करने के लिए यूज़ कर सके। और यही साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंग्लैंड में जो इलेक्शंस हुए उसमें लेबर गवर्नमेंट जो थी, लेबर पार्टी जो थी, उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी इन इंग्लैंड। और ये जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने रामसे मैकडोनाल्ड। अब ये रामसे मैकडोनाल्ड हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं लेबर पार्टी की, लेकिन बेसिकली इनका जो माइंड सेट है वो कंजर्वेटिव्स की तरफ ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारे लिए मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो नए आए फॉर इंडिया, जिनका नाम था वेजवुड बेन। वेजवुड बेन, ही वॉज द न्यू सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया। अब यहाँ पे आयरविन डिक्लेरेशन हुआ। आयरविन कौन है यहाँ पर? हमारे देश के जो हैं वो कर्ता धर्ता हैं, द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एट द मोमेंट। इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। बेचारों के ऊपर बॉम्ब भी फेंकने की कोशिश हुई थी, इनकी ट्रेन उड़ाने की कोशिश हुई बाय नन अदर देन चंद्रशेखर आज़ाद जी, लेकिन समहाउ ही गॉट सेव्ड, बच गए ये। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और इन्होंने कहा कि अब लेबर गवर्नमेंट है जो कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स के मुकाबले, उनके कंपैरिजन में इंडियन एस्पिरेशंस और जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनकी तरफ ज़्यादा एक तरीके से सिंपैथेटिक है। लेकिन आयरविन जो है वो एक कंजर्वेटिव वाइसरॉय हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अगर सरकार ऐसी है और मैं कंजर्वेटिव हूँ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की और इन्होंने एक डिक्लेरेशन की अक्टूबर 31, 1929 को। जिस तरीके से हमारे माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम पर अगस्त ऑफर हुआ था जिसमें आश्वासन दिया कि अब समय आ चुका है सेल्फ रूल का, अब अगर लोग जो हैं रेवोल्यूशनरीज हैं या फिर अगर हमारे मिलिटेंट्स हैं या जो भी नेशनलिस्ट हैं, अगर वो सेल्फ रूल मांगेंगे तो उन्हें सेडेशियस नहीं करार दिया जाएगा क्योंकि अब सेल्फ रूल जो है वो सरकार खुद देगी, लेकिन इट नेवर केम।
तो उसी तरीके से आयरविन डिक्लेरेशन में भी इसी चीज़ को कहा गया कि जिस तरीके से अगस्त ऑफर में जो अनाउंसमेंट की गई थी, हम भी उसी अनाउंसमेंट को फिर से करने जा रहे हैं और अब हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन लाइक ऑलवेज कब देंगे, कैसे देंगे, किन लाइंस पर देंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। साथ में ही अब यहाँ पर टाइम आप नोटिस कर सकते हैं 31 अक्टूबर 1929, और मैंने कहा था साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आएगी मई 1930 को। तो इसी बीच में इन्होंने एक और अनाउंसमेंट भी किया। इन्होंने कहा कि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होंगी जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद आएगी। अब यहाँ पर जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ये डिसाइड करे कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस कब मिलना चाहिए, किन ग्राउंड्स पर मिलना चाहिए, किस लेवल का मिलना चाहिए, क्या उसके शर्तें होंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या लॉज होंगे। तो उस बेसिस पे उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो गठित की जाएगी। कब की जाएगी? आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट मेड बाय साइमन कमीशन। लेकिन आईएनसी और बाकी देश के नेताओं को, लीडर्स को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने नवंबर 2 1929 को एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें देश के सारे मेन लीडर्स जो थे उन्होंने भाग लिया, और इन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है, अगर लॉर्ड आयरविन और उनकी ब्रिटिश सरकार चाहती है कि हम नेशनल लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, उसे अटेंड करें, तो हमारी कुछ शर्तें होंगी। और ये शर्तें जो थी, इन्हें नाम दिया गया दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो, ठीक है। अब इसकी शर्तें थी 3। सबसे पहली शर्त ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस कब मिलना चाहिए और कौन से ग्राउंड्स या फॉर्म में मिलना चाहिए, बल्कि आप ये अश्योर करें कि डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाएगा, इमीडिएटली मिलेगा। साथ में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करना चाहिए, और इस चीज़ पर डिबेट करनी चाहिए कि जब डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रेम, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदुस्तान को चाहिए और हिंदुस्तान के लिए फ्रेम करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड, उन्होंने कहा कि आईएनसी को, कांग्रेस को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और थर्डली इन्होंने क्या कहा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जेल में हैं, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। अब इसी के लिए दिसंबर 1929 को, दिसंबर 1929 गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी और साथ में कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स लॉर्ड आयरविन से मिलने गए, और इन्होंने कहा, अब इस समय लॉर्ड आयरविन जो है बेचारे नए नए ट्रेन से के हादसे से बचकर आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बॉम्ब से, तो ऑलरेडी गुस्साए हुए हैं और ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप हमें ये आश्वासन दें, लॉर्ड आयरविन से कहा कि आप अश्योर कर दें कि हमें जो हमारा दिल्ली मैनिफेस्टो के जो प्रपोजल्स हैं, जो हमने जो बात की है, उन पॉइंट्स को, उन कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करें। लेकिन लॉर्ड आयरविन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप जाएं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे नेशनल हीरोज ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर ये हमारा दिल्ली मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम किसी भी लेवल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नहीं मानेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसी बीच में दिसंबर यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉर्ड आयरविन से मिल चुके हैं। अब आईएनसी का जो एनुअल सेशन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, INC session for 1929 presided by none other than जवाहरलाल नेहरू, और शहर था लाहौर। अब बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हें प्रेसिडेंट बनने जितने वोट्स नहीं मिले थे। उस समय 18 कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, और 18 वर्किंग कमेटीज में से 15 ने जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट एंटी वोट दिया था। सिर्फ 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटीज थी जिसने जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंटशिप के लिए वोट दिया था।
अब इस तरीके से नेहरू जी तो हार रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें बैक किया और इनका समर्थन किया और आईएनसी के लीडर्स को कहा कि अगले जो 1929 के जो प्रेसिडेंट हैं, he should be elected as the president despite of not having the requisite amount of majority votes. अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बैकअप की वजह से बन गए प्रेसिडेंट। अब क्यों बने? क्योंकि गांधी जी को यहाँ पर लगता था कि ये जो हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यूथ के जो रेडिकल व्यूज़ हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में जो यूथ है वो एंटी साइमन कमीशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होके आया था, तो इसीलिए वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू के रूप में वो यूथ को एक तरीके से अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल में साथ लेकर आए। साथ में उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पूर्ण स्वराज के लिए काम करने वाले थे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, तो उसकी वजह से भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा था। अब यहाँ पर नेहरू को जब प्रेसिडेंटशिप के लिए डिक्लेयर किया गया तो इन्होंने कहा, We have now an open conspiracy to free this country from foreign rule, and you, comrades, and all our countrymen and countrywomen are invited to join it. यहाँ पर इन्होंने स्पीच दी और गांधी जी ने भी यहाँ कहा और नेहरू ने यहाँ पर ओपनली एक स्पीच में कहा कि मैं सोशलिस्ट हूँ और मैं एक रिपब्लिक कंट्री में बिलीव करता हूँ. आई एम अ सोशलिस्ट एंड आई एम अ रिपब्लिकन and I am no believer in kings and princes in order to produce the modern kings of industry. बाकी जो पूरा जो स्पीच है वो आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है. अब यहाँ पर लाहौर सेशन में कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए लाहौर सेशन में रिगार्डिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो इस सेशन में फर्स्टली सबसे पहले क्लियरली कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है दैट विल बी बॉयकॉटेड. फर्स्टली कांग्रेस का अब जो एम है दैट विल बी पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस. यही अब कांग्रेस का एम है. साथ में इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो बिल्कुल ऑथराइज्ड है टू लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो स्टार्ट है वो होने वाला है और इसको लॉन्च करने के लिए जो शुरुआती काम था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करने वाली थी. सबसे पहले नो टैक्स रिवोल्ट, कोई भी आदमी टैक्स ना दे फर्स्टली, एंड सेकेंडली लेजिस्लेचर्स में चाहे वो प्रोविंशियल है या सेंटर है, जो भी मेंबर्स इंडियन मेंबर्स बैठे हैं वो अपना इस्तीफा दे दें और साथ मिलकर अब आज़ादी के लिए लड़ने के लिए सामने आ जाए. तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने वाले थे. और साथ में यहाँ पर जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, स्वराज डे फिक्स कर दिया गया टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री. 26 जनवरी 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस और स्वराज्य दिवस. अब यहाँ पर 31 दिसंबर, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री. 31 दिसंबर 1930 को 1929 को 29 चल रहा है, रावी रिवर के किनारे, रावी नदी के किनारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. रावी रिवर के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने नया तिरंगा, आज़ादी का ट्राई कलर तिरंगा जो था उसे लहराया और साथ में इन्होंने स्लोगन दिया इनकलाब जिंदाबाद का. स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद, एंड ही होस्टेड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रीडम. अब यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को काफ़ी अच्छे लेवल पर सेलिब्रेट किया गया और गांधी जी ने यहाँ पर एक स्पीच दी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो गठित किए गए थे. उन्होंने क्लियरली कहा कि अब देश का जो मकसद है, अब हमारा जो मकसद है वो सिर्फ फॉरेन रूल से आज़ादी पाना नहीं है, बट हर तरीके से ब्रिटिश के साथ जो भी कनेक्शंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे वो कुछ भी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है, हर लेवल पर ब्रिटिश से अब हमें पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो हमें पानी है. साथ में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिकली ब्रिटिश ने हमारा जो हाई रेवेन्यू है और विलेज इंडस्ट्रीज़ है उसे डिस्ट्रक्ट किया.
हमारा कस्टम्स, करेंसी और एक्सचेंज रेट को लिटरली मैनिपुलेट किया अपने एडवांटेजेस के हिसाब से। लोगों के हाथ में, हिंदुस्तानियों के हाथ में कभी भी ब्यूरोक्रेटिक या अच्छे लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को नहीं दिया गया, कोई भी पॉलिटिकल पावर लोगों को नहीं दी गई, सब कुछ अपने हाथ में रखा। साथ में ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, उसे भी उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। साथ में यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जो है कांग्रेस इंस्ट्रक्शंस देगी और वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण और स्वराज की स्टैब्लिशमेंट के लिए ही होगा। तो इसके साथ ही इस तरीके से एक जो प्री फेज था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फाउंडेशन था, वो यहाँ पर रखा गया, पूरी तैयारी की गई। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो पूरा ड्यूरेशन है, जो कोर्स ऑफ टाइम रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह से जो है हमारा लेक्चर शुरू होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।